Hello students, in this lecture we will study difference between case control and cohort study. In previous lectures we have already discussed about case control and cohort study, so it will be easy to differentiate between both of them. So let's start. तो सबसे पहले केस कंट्रोल स्टडी हमने पढ़ा था, वो क्या था, हमारे पास में ऑब्जर्वेशनल स्टडी के जो टाइप्स थे एनालिटिकल, उसके 4 टाइप्स में ही केस कंट्रोल और कोहर्ट दोनों थे। अब स्टडी में ऐसा था कि जो केस कंट्रोल स्टडी थी, केस कंट्रोल स्टडी के लिए हमने क्या पढ़ा था कि पेशेंट या जो सब्जेक्ट है हमारा डिजीज के साथ आता है और उससे हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा एक्सपोजर क्या था, या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एक्सपोजर क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डिजीज के साथ पेशेंट आता था और हम उल्टा जा करके रिट्रोस्पेक्टिव जा करके एक्सपोजर वहाँ पर पूछते थे। ठीक है, तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते थे। तो हमारे पास जो पेशेंट आता था वो डिजीज तो था ही और साथ में उसमें एक्सपोजर भी हो चुका है पहले कभी, इसलिए उसको डिजीज हुई। तो डिजीज एक्सपोजर दोनों के साथ में हमारे पास पेशेंट आता था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ओड्स रेशो कैलकुलेट करते थे। इसमें पेशेंट से पूछा जाता था या सब्जेक्ट से पूछा जाता था, इसलिए मेमोरी बायस के इश्यूज यहाँ पर आते थे, रिकॉल बायस के इश्यूज यहाँ पर हमारे पास में आते थे। और ये इजी स्टडी होती थी, ज़्यादा कॉस्टली स्टडी नहीं होती थी। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। कोहर्ट स्टडी में जस्ट इसके अपोजिट चलता था। ये कोहर्ट स्टडी में पेशेंट जो है एक्सपोजर के साथ आता था और उसमें हम स्टडी करते थे आफ्टर ए टाइम बिंग कि भाई कितने दिनों के बाद उसमें कोई डिजीज डेवलप हुई है। तो ये स्टडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा इसमें और भी नाम देख सकते हैं हम, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी भी कह सकते हैं, है ना। और इसमें फिर ऐसा था कि ये लेंथी स्टडी होती हैं, इसमें पेशेंट या सब्जेक्ट के साथ फॉलोअप लेने पड़ते थे। लंबे समय तक अगर स्टडी चलेगी तो इसमें ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये है ऑब्जर्व टाइप ऑफ डिजाइन, दोनों सेम है, ऑब्जर्वेशन एनालिटिक है। ये केस कंट्रोल स्टडी स्टार्ट होती है डिजीज के साथ और डिजीज से हम एक्सपोजर पता करते हैं। कोहर्ट होती है एक्सपोजर या कोज के साथ और कुछ समय बाद इसमें हम पेशेंट पर कौन सा डिजीज डेवलप हुआ वो देखते हैं। डायरेक्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव। कोहर्ट स्टडी चलती है आगे की तरफ, यानी कि प्रोस्पेक्टिव। जो डायरेक्शन ऑफ रीजनिंग है, यहाँ पे पेशेंट डिजीज के साथ आया, यानी कि आउटकम के साथ आया, वहाँ से अपन एक्सपोजर देख रहे हैं। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, कोहर्ट में एक्सपोजर टू आउटकम हम देख रहे हैं। देन उसके बाद में अकरेंस ऑफ आउटकम व्हेन स्टडी स्टार्टेड, तो ऑब्वियसली केस कंट्रोल स्टडी में पेशेंट हमारे साथ आउटकम के साथ आता है, जबकि कोहर्ट स्टडी में आउटकम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक्सपोजर हुआ है। टेम्पोरल एसोसिएशन केस कंट्रोल स्टडी में प्रूवन नहीं होता और कोहर्ट स्टडी में प्रूवन होता है। अब ये चीज़ है क्या है टेम्पोरल एसोसिएशन? लास्ट लेक्चर में भी आया था, तो मैंने कहा था कि जब एसोसिएशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन ये तो वापस आ गया, तो मुझे एक बार बताना होगा यहाँ पर टेम्पोरल एसोसिएशन क्या है। बहुत आसान चीज़ है। कोई भी डिजीज़ जो होती है वो किसी न किसी कोज की वजह से होती है। ठीक है, तो टेम्पोरल एसोसिएशन का कहना है कि जो डिजीज़ है उसके पहले कोज होना बिल्कुल ज़रूरी है, यानी कि कोज के बाद ही डिजीज होगी। ये चीज़ टेम्पोरल एसोसिएशन है। अब केस कंट्रोल स्टडी में तो हमने डिजीज के साथ पेशेंट आया, तो हमारे पास में डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि कोज पहले क्या रहा। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, पेशेंट से फीडबैक लेकर रेट्रोस्पेक्टिवली पता कर सकते हैं। कोहर्ट स्टडी में क्या होता है, कोज या एक्सपोजर हमें पता होता है और वो डिजीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमको आगे फ्यूचर में पता लग जाता है, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। तो यहाँ पर जब इंसिडेंस हमें फाइंड आउट हो रहा है तो हमें ये भी पता लग रहा है कि किस वजह से हो रहा है। तो रिस्क फैक्टर का जो मेन रिलेशन है वो हमें कोहर्ट स्टडी में पता लगता है, और रिस्क फैक्टर का रिलेशन पता लग गया तो इसका मतलब वो टेम्पोरल एसोसिएशन भी हमें पता लग गया। तो क्या हमारा कोज है और वो कोज डिजीज करता है कि नहीं करता है, इस चीज़ को हम टेम्पोरल एसोसिएशन बोलते हैं। देन स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन निकालते कैसे हैं, तो केस कंट्रोल स्टडी में ओड्स रेशो बताया था और एक रिस्क रेशो या रिलेटिव रिस्क का एस्टीमेट भी मिलता जाता है हमें, ये भी बताया था। क्योंकि कोहर्ट स्टडी में 3 चीज़ें निकलती, AIR से, आप इसको याद रख सकते हो। AR, A फॉर एट्रीब्यूटेबल रिस्क, I से इंसिडेंस, R से रिलेटिव रिस्क। नंबर ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स, केस कंट्रोल स्टडी में कुछ ही सब्जेक्ट्स पे स्टडी होती है और कोहर्ट स्टडी में लार्जर सब्जेक्ट्स पे स्टडी होती है।
तो स्टडी जितनी ज़्यादा लार्जर सब्जेक्ट्स पे होगी तो स्टडी उतनी बेटर होती जाती है। इसके बाद में है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का ऐसा है कि केस कंट्रोल स्टडी जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि हमें से पेशेंट को या सब्जेक्ट को से पूछना होता है, ज़्यादा लंबे समय तक हम उससे कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। लॉन्ग होती है कोहोर्ट स्टडी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक बार जो भी पेशेंट है वो एक्सपोजर के साथ उसको केस को हमने लिया, सब्जेक्ट को लिया, उसके बाद उसका अगले 10 साल 20 साल तक भी हमको आउटकम देखने को मिल सकता है। तो फॉलोअप स्टडी भी कहते हैं इसको, इसमें लंबा फॉलोअप होता है इसलिए लॉन्ग स्टडी होती है। लॉस टू फॉलोअप या एट्रिशन रेट। तो एट्रिशन का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे डैमेज होना, कि धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होना, एट्रिशन होता है इसका मतलब। तो लॉस टू फॉलोअप यानी कि फॉलोअप में नहीं आया पेशेंट, इसका मतलब हुआ। तो केस कंट्रोल स्टडी में तो फॉलोअप है ही नहीं, तो इसलिए नो हो गया। कोहोर्ट स्टडी में फॉलोअप होता है इसलिए लॉस टू फॉलोअप भी मिलेगा। एट्रिशन रेट भी हमारे को देखनी पड़ेगी कि स्टडी में कितने लोग धीरे धीरे करके कम होते गए, है ना। इसके बाद आती है रेयर डिजीज। तो रेयर डिजीज जो है केस कंट्रोल स्टडी में हम स्टडी कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि रेयर डिजीज जिसका वो होती है जिसका हमें रीजन पता नहीं है, या रीजन बहुत आइडेंटिफाइड नहीं है, या सडन ऑल ऑफ सडन हो गई किसी रीजन से, तो इसलिए ऐसी स्टडी को हम कोहोर्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये रेयर डिजीज़ है तो किस एक्सपोजर से ये डिजीज़ होगी। तो जब हमें ये पता ही नहीं है तो हम एक्सपोजर की स्टडी करेंगे, और मान लो हम कितनी पॉपुलेशन ले लें और हम स्टडी भी कर लें और 10 साल 20 साल 30 साल तक हम वेट ही करते हैं और डिजीज़ अपीयर ही नहीं हो, इसलिए रेयर डिजीज़ को कोहोर्ट में हम स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन रेयर डिजीज़ को हम केस कंट्रोल में इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि केसेज आने के बाद स्टडी करना ईजी होता है ना। हमें पता है कि ये पर्सन है, ये फलाना डिजीज़ का है, तो इसके ऊपर स्टडी कर लो। अब कोहोर्ट में हम उस डिजीज़ के लिए वेट करते रहें तो उसमें हमारे पॉसिबल नहीं होगा स्टडी कर पाना। कॉस्ट इफेक्टिवली देखा जाए तो केस कंट्रोल स्टडी इनएक्सपेंसिव है, शॉर्ट टर्म की स्टडी है, इसलिए कोहोर्ट स्टडी जो है एक्सपेंसिव है। रीज़न ये है लंबे समय की स्टडी है। देन एक्सपोजर। केस कंट्रोल स्टडी में मल्टीपल एक्सपोजर की हिस्ट्री हो सकती है। जैसे हमने पेशेंट की बात कर ली, हाइपरटेंशन का पेशेंट आप उठा के देख लो। हाइपरटेंशन का पेशेंट जब आप उठा के देखोगे तो उसकी जब स्टडी में आप रिट्रोस्पेक्टिवली जाओगे तो कई सारे कोजेज आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको ये भी देखने को मिले कि कोई पर्सन नमक ज़्यादा खाता है इसलिए हाइपरटेंशन हुआ, वो तो एक रिस्क फैक्टर हो गया, एक एक्सपोजर हो गया। अगर आपको एक एक्सपोजर ये भी मिले कि कोई फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, आपको एक रिस्क फैक्टर या एक एक्सपोजर ये भी मिल सकता है कि इस पर्सन का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है। एक हिस्ट्री आपको या एक एक्सपोजर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। तो ऐसे मल्टीपल एक्सपोजर आपको, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं जब पेशेंट केस कंट्रोल स्टडी में आएगा, डिजीज़ के साथ आएगा और हम उससे पीछे की तरफ पूछेंगे। तो हमने क्योंकि डिजीज़ पकड़ा तो एक्सपोजर मल्टीपल हो सकते हैं। जब हम एक्सपोजर एक पकड़ेंगे तो डिजीज़ मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। अब कोहोर्ट स्टडी में हम एक्सपोजर पकड़ेंगे और एक्सपोजर से डिजीज़ को देखेंगे, तो कोहोर्ट स्टडी में तो ओनली एक एक्सपोजर को पकड़ के उसी पे स्टडी करना है हमारे को, या ज़्यादा से ज़्यादा एक की जगह 2 ले लो एक्सपोजर। जैसे आप सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल का कंपेयर कर लो, आपकी सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से आगे जाके हार्ट अटैक के क्या चांसेस होते हैं, तो आप एक्सपोजर आपने ओनली सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल लिया, ठीक है ना। अब सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल से ज़रूरी नहीं है ओनली आप एमआई देखो, सीरम कोलेस्ट्रॉल से आप 2-3 अलग अलग डिजीज़ भी अपने को देखने को मिल गए, डिस्लिपिडेमिया भी देखने को मिल गया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी देखने को मिल गया, एथेरोस्क्लेरोसिस भी देखने को मिल गया। तो ऐसे मल्टीपल 2-3 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो एक्सपोजर एक होगा तो उससे मल्टीपल डिजीज़ निकलेंगी, डिजीज एक होगी तो मल्टीपल एक्सपोजर निकलेंगे। यील्ड इन्फॉर्मेशन, तो केस कंट्रोल स्टडी में जो आपने सेलेक्ट करी है डिजीज, उसी डिजीज़ के बारे में वो पता चलेगा। कोहोर्ट में एक से ज़्यादा डिजीज़ के बारे में पता लग सकता है, क्योंकि एक एक्सपोजर एक से ज़्यादा डिजीज़ को भी जन्म दे सकता है। ओबेसिटी को आप एक्सपोजर ले लो तो ओबेसिटी से डायबिटीज़ भी हो सकती है, ओबेसिटी से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, और ओबेसिटी से हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। एथिकल इश्यू केस कंट्रोल स्टडी में कुछ नहीं होता, कोहोर्ट स्टडी में एथिकल इश्यू आता है। इश्यू किस लिए आता है? कोहोर्ट स्टडी के अंदर पेशेंट रिस्क फैक्टर के साथ आया है, आप उसमें वेट कर रहे हो कब बीमारी डेवलप हो, आप उसका इलाज नहीं कर रहे,
है ना। तो ये एक एथिकल इश्यू आता है इसके अंदर कि आप उसका रिस्क रिडक्शन क्यों नहीं कर रहे हो पेशेंट का, आप वेट क्यों कर रहे हो कि उसको बीमारी हो जाए। एग्जाम्पल्स हैं केस कंट्रोल स्टडी में स्टडी ऑफ एडिनोकार्सिनोमा वेजाइना, ओसीपी एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी एंड रे सिंड्रोम। 4 स्टडी जो हैं केस कंट्रोल स्टडी है, इन पर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कोहॉर्ट स्टडी में फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी कई बार पूछा गया है, स्मोकिंग एंड लंग कैंसर की इंजरी एंड ओसीपीज की हेल्थ से जो स्टडी हुई है ये कोहॉर्ट स्टडी में है। ठीक है, तो फ्रेमिंगम हार्ट सर्जरी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यू क्या है? अ स्टडी बिगिन इन 1970 with a group of 5,000 adults in Delhi who were asked about their alcohol consumption. The occurrence of cancer was studied in the group between 1990 to 95. तो 1970 में स्टार्ट करके आप आगे लेके गए स्टडी को, तो ये तो कोहर्ट है। अभी कैसा कोहर्ट है? रिट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट है, कॉन्करेंट यानी कि प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट है। तो ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट है क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं, इसमें पीछे कहीं गए ही नहीं हम। तो इसका आंसर हमारा सी बनता है। ठीक है, देन several studies have shown that 85% of cases of lung cancer are due to cigarette smoking. तो जितने केसेस लंग कैंसर के हुए 100 केस हुए तो उसमें से कह रहा है कि 85 केसेस तो हुए स्मोकिंग की वजह से, बाकी 15 वो अपने आप हो गए। तो ये 85 क्या दिखा रहा है? ये एट्रीब्यूट दिखा रहा है टुवर्ड्स द स्मोकिंग। तो ये इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एट्रीब्यूटेबल रिस्क यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। सी आंसर है इसका, एट्रीब्यूटेबल रिस्क। फॉर कम्युनिटी फिजिशियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। कम्युनिटी फिजिशियन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कम्युनिटी फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिस्क फैक्टर जो है इट इज एट्रीब्यूटिंग द डिजीज। तो यहाँ पे एट्रीब्यूटेबल रिस्क होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर इसका। ओके, इन अ केस कंट्रोल स्टडी ऑफ ए सस्पेक्टेड एसोसिएशन बिटवीन ब्रेस्ट कैंसर एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। केस कंट्रोल स्टडी दी है हमारे को। द कंट्रोल शुड कम फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट हैज़ द सेम पोटेंशियल फॉर ब्रेस्ट कैंसर एज द केसेज। बिल्कुल सही बात है, हमने बोला है कंट्रोल हमेशा ऐसा हो जो कंपेरेबल हो। द कंट्रोल शुड एक्सक्लूड वुमेन नॉन टू बी टेकिंग द पिल एट द टाइम ऑफ सर्वे। बिल्कुल सही बात है, हमको स्टडी कर रहे हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ब्रेस्ट कैंसर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल जो है अगर वो भी पिल खा रहा है तो उसमें फिर डिजीज कैसे? हम तो कंट्रोल जो है हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे को ये भी बिल्कुल सही है, कंट्रोल शुड एक्सक्लूड वुमेन नॉन टू बी टेकिंग द पिल एट द टाइम ऑफ सर्वे। बिल्कुल सही बात है। ऑल द कंट्रोल्स नीड टू बी हेल्दी। तो ये बात भी सही है, हम हमेशा कंट्रोल हेल्दी लेते हैं। नेक्स्ट है द एट्रीब्यूटेबल रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिजल्टिंग फ्रॉम द पिल में बी डायरेक्टली मेजर्ड। अब हम पढ़ रहे हैं केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में एट्रीब्यूटेबल रिस्क होती ही नहीं है, मेजर और सिर्फ मेजर होता है। तो इसका आंसर हमारे सबसे डी आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है कोहॉर्ट स्टडी डज नॉट इंक्लूड। कोहॉर्ट स्टडी एक्सपेंसिव होती है, पढ़ लिया। कोहॉर्ट को क्रोनिक डिजीज के लिए करते हैं क्या? बताओ, कोहॉर्ट को क्रोनिक डिजीज के लिए देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इंसिडेंस रेट कैलकुलेटेड, बिल्कुल सही बात है। कोहॉर्ट में मैंने बताया था AIR एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हैं। एंड स्टार्ट्स विद डिजीज, डिजीज के साथ स्टार्ट होती है क्या? नहीं, एक्सपोजर के साथ स्टार्ट होती है। तो हमारे पास में ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, हमारे पास में ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और स्टडी ऑफ क्रोनिक डिजीज हम करते हैं कोहॉर्ट स्टडी के लिए। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था आपको क्योंकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कई बार हम जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। हमने ये पढ़ा है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, ये हम पढ़ेंगे आगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी जब आएगी, कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो क्रोनिक डिजीज़ के लिए की जाती है। कई बार बच्चा जब कोहॉर्ट स्टडी डज नॉट इंक्लूड पढ़ता है तो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं उसका दिमाग का स्टडी फॉर क्रोनिक डिजीज़, अरे तो क्रॉस सेक्शनल है तो यही हमारा आंसर है। तो यही वो गलती कर जाता है। इसलिए हमें पूरे 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। अगर किसी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन तो एक बार उसको होल्ड पे डाल लो, फिर बाकी ऑप्शन पढ़ो। तो हमने जब ऑप्शन पढ़ा तो हमको ये हमारा आंसर इजीली मिल गया। स्टार्ट विद द डिजीज। डिजीज के साथ कभी भी कोहॉर्ट स्टडी स्टार्ट नहीं होती, हमेशा एक्सपोजर के साथ स्टार्ट होती है। तो जो हमारा आंसर बनेगा स्टडी
स्टार्ट्स विद द डिजीज, ये हमारा आंसर बनेगा, ये इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड्स रेशो इज एन एस्टीमेट ऑफ। तो ओड्स रेशो क्या बताता है? तो ओड्स रेशो क्या कर रहा है, हमने लिखा AD बाई BC। AD कौन लोग हैं? जो एक्सपोजर के साथ में एसोसिएटेड डिजीज करवा रहे हैं, और या फिर जो एक्सपोजर के साथ एसोसिएट नहीं है और डिजीज नहीं करवा रहे, A और D। तो यहाँ पे एक तरह से रिलेटिविटी बता रहा है ये, है ना। तो ओड्स रेशो जो है एक रिलेटिव रिस्क का एस्टीमेट है, है ना, रिलेटिव रिस्क नहीं है, रिलेटिव रिस्क का एस्टीमेट है ये। ठीक, देन एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज द बेटर आइडिया ऑफ। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या बताता है? एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है? तो हमने ये पढ़ा था कि केस कंट्रोल स्टडी इन कोहोर्ट स्टडी में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कौन बनाते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन केस कंट्रोल में बताता है ओड्स, और इधर बताता है AIR, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इंसिडेंस एंड रिलेटिव रिस्क। तो सबसे बेस्ट तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क है इसमें। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन कोज एंड इफेक्ट, ये बताता है हमारा एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है, ये आंसर सही है। देन कोहोर्ट स्टडी इज नीड फ्यू पेशेंट्स, नहीं, लार्ज पेशेंट सही होते हैं। इंसिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल सही बात है। प्रोशन फ्रॉम इफेक्ट टू कोज, ये तो केस कंट्रोल हो गई। और रेशो कैन बी कैलकुलेटेड, ये भी केस कंट्रोल हो गई। तो हमारा आंसर B इसमें हो जाएगा, इंसिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड। देन क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू नो अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क फैक्टर टू डिजीज। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू नो अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क फैक्टर टू डिजीज। तो रिस्क फैक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ वो जानना है। तो हमारे को कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल, सिंपल, हमें रिस्क फैक्टर खुद क्या कर रहा है अकेला, बस वो देखना है। तो रिस्क फैक्टर एट्रीब्यूटेबल आ जाएगा इसमें आंसर। देन ऑल आर एडवांटेज ऑफ केस कंट्रोल स्टडी एक्सेप्ट, चीप होती है, ईजी होती है, सही बात है। फास्ट होती है, ये भी सही बात है। नो एथिकल प्रॉब्लम एंड सेवरल फैक्टर्स आइडेंटिफाइड, ये भी सही बात है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कोज एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोज नहीं बताती, एसोसिएटेड फैक्टर नहीं बताती, टेम्पोरल एसोसिएशन नहीं होता, बोला था ना, टेम्पोरल एसोसिएशन नहीं होता, ये आंसर है इसका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।